हेलो डियर लिसनर्स, आप सब अक्की होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी में। एसआर मेंशन। शौर्य की गाड़ी तेज रफ्तार के साथ उसे मेंशन में आकर रुकती है। शौर्य उस समय अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। उसकी सफेद शर्ट और पैंट गीली थी, जो उसके बदन में चिपकी हुई थी। उसके बाल हल्के गीले थे, बालों से पानी टपक रहा था। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी उसे शर्ट के चिपकने की वजह से बहुत ही ज्यादा दिख रही थी। शौर्य सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें सख्त हो जाती है। देवांशी अभी भी घुटनों के बैठे हुए रो रही थी। उसने अपना चेहरा अभी भी अपने दोनों के पैरों के बीच में छुपाया हुआ था। उसकी आवाज सिसकियों में बदल गई थी। वह धीरे धीरे सिसक रही थी। शौर्य अपने लंबे कदमों से कमरे के अंदर आता है और देवांशी को एक झटके में उठाकर सीधा बेड में पटक देता है। शौर्य की अचानक की गई हरकत से देवांशी बहुत ज्यादा डर जाती है। वह घबराने लगती हैं। वह बुरी तरीके से कांप रही थी, जो शौर्य को साफ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से दर्द की वजह से लाल थी। वह गुस्से में देवांशी को घूर रहा था। शौर्य उसको वहीं पटक कर क्लोजेट के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह क्लोजेट से बाहर निकलता है। देवांशी की आंखें हैरानी से फैल गई थी शौर्य के हाथ को देखकर। शौर्य के हाथ में टैटू मशीन थी। देवांशी धीरे धीरे करके बैग में पीछे की तरफ के सरकने लगती है और उसके पैरों को एकदम से कस के पकड़ लेता है और उसके पैरों को एक झटके में घसीटकर उसे अपनी तरफ कर लेता है। अब देवांशी का चेहरा शौर्य के चेहरे के बिल्कुल सामने था और उसे वही बैग में धंसा दे देता है और उसके साड़ी के पल्लू को उसके कंधे से एक झटके में अलग कर देता है। देवांशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह अपने सीने को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है तो शौर्य उसके हाथ को पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है और बेड में धंसा देता है। शौर्य के हाथ देवांशी की कमर से होते हुए उसकी ब्लाउज की उसे पट्टी तक पहुंचाते हैं। देवांशी डर के मारे शौर्य को अपनी नाम आंखों से पलकें झपकाए हुए देख रही थी। उसकी आंखों के से आंसू के तेजी से बहने लगते हैं। शौर्य को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वह एक झटके में उसकी ब्लाउज की पट्टी खोल देता है। देवांशी अपने हाथ छोड़ने की इंतजार कोशिश कर रही थी लेकिन और उसके हाथों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। देवांशी रोते हुए बोलती है, प्लीज अभी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज मेरे साथ यह मत करिए। प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द होगा। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। वह लगातार उसके सामने रिक्वेस्ट कर रही थी। देवांशी के कानों में शौर्य की कड़क आवाज पहुंचती है, आज तुम्हारे इस गोरे बदन में मैं अपनी छाप छोड़कर ही रहूंगा ताकि कोई भी दोबारा तुम्हें नजर उठाकर ना देखे। तुम सिर्फ और सिर्फ शौर्य रंधावा की हो देवांशी। सिर्फ शौर्य रंधावा की हो। शौर्य रंधावा की सनक, उसकी जिद हो तुम, जिसे शौर्य रंधावा हमेशा अपने इस पिंजरे में कैद करके रखेगा और शौर्य रंधावा की कैद से निकलना इतना आसान नहीं है मिसेज रंधावा। देवांशी अभी भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसके ब्लाउज को पकड़कर एक झटके में उसके बदन से अलग कर देता है। देवांशी का गोरा शरीर शौर्य के सामने था। उसके गोरे सीने में रेड इनरवियर का पहरा था और एक नजर उसकी गोरी कमर और गोरी बदन को देखता है, फिर वह उस टैटू मशीन को चालू कर देता है। उस टैटू मशीन के चालू होते ही देवांशी का रोना और छूट जाता है। वह लगातार रोए जा रही थी और उसे टैटू मशीन को देवांशी के सीने के थोड़ा ऊपर ले जाता है और वहां पर अपना नाम गोदने लगता है। देवांशी की चीख उस पूरे कमरे में गूंज रही थी लेकिन शौर्य को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह लगातार उसके बदन में टैटू मशीन को चलाया जा रहा था और अपना नाम उसके सीने में लिख रहा था। अब वहां से खून निकलने लगा था लेकिन शौर्य नहीं रुकता। वह जब तक अपना नाम नहीं लिख जाता, सारी उसके सीने में अपना नाम लिखता रहता है। देवांशी लगातार चीखे जा रही थी और दर्द से फड़फड़ा रही थी लेकिन शौर्य उसके हाथों को नहीं छोड़ता। उसके सीने में वह टैटू मशीन चलाना बंद करता है तो देवांशी रोटी चीते वहीं बेहोश हो जाती है। शौर्य तब जाकर रुकता है जब उसका नाम पूरी तरीके से देवांशी के सीने में घुस गया था। वहां से अभी भी खून निकल रहा था। शौर्य देवांशी के सीने में गुदे अपने नाम पर अपने होंठ रख देता है और उन्हें चूमने लगता है। उस जगह से जो खून निकल रहा था वह उसे शक कर लेता है। थोड़ी देर बाद शौर्य देवांशी से दूर होता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसे कमरे के बाहर ले जाता है। वह उसे कमरे से निकालकर इस फ्लो के कोने में बने एक कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और उसे कमरे को अपने पैर से लात मारकर खोलना है। वह कमरा दिखाने में बहुत ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां एक भी रोशनी की किरण नहीं थी। वह कमरा पूरा का पूरा अंधेरे में डूबा था।
जहां रोशनी का नाम और निशान तक नहीं था। शौर्य देवांशी को उस कमरे में ले जाता है और उसे वही बेड में पटक कर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। उसकी आंखें अभी भी गुस्से की वजह से दर्द में लाल थी। वह एक कोने में बने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वह कमरा भी पिछले वाले कमरे की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां एक भी रोशनी नहीं थी। सब जगह अंधेरे ही अंधेरा था, जैसे वहां रोशनी का नाम निशान ही नहीं था। शौर्य उस कमरे के अंदर चला जाता है और वहां रखी एक कुर्सी में बैठ जाता है। वह अपने पेन से एक सिगरेट निकालकर सिगरेट को जला लेता है और उसके लंबे लंबे कश भरने लगता है। वह लगातार उसे सिगरेट के लंबे लंबे कश भर रहा था। उसे कमरे में धुआं ही धुआं था, क्योंकि उसने न जाने कितनी ही सिगरेट जलाकर अपने पैरों से रौंद दी थी और न जाने कितनी है सिगरेट के कश भर चुका था। उसकी आंखों में नमी थी। उसकी आंखों के सामने कुछ सीन चल रहे थे, जिसमें एक आदमी घुटनों के बाल बैठा हुआ था। उस पर लगातार ना जाने कितने वार किया जा रहा था। उस आदमी के पूरे बदन में जख्मों के निशान थे। उस आदमी की जगह जगह से खून रस रहा था। शौर्य एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी आंखें पूरी गुस्से से लाल हो गई थी। गुस्से से वह कांप रहा था। उसकी नसें उबर गई थी। उसके हाथों की नसी बुरी तरीके से उभरी हुई थी। सुबह का वक्त। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज बहुत ज्यादा चहल पहल थी। कुछ लोग यूनिवर्सिटी के एक कोने में बैठे बातें कर रहे थे तो कुछ लोग दूसरे कोने में बैठे बातें कर रहे थे। वही उसी यूनिवर्सिटी के एक क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स आराम से बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां पर एक लड़की कैटवॉक करके आती है। उसने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को पूरी तरीके से खोला हुआ था। उसके कुछ बालों की लेट आगे थी तो कुछ बोल पीछे की तरफ थी। उसने अपने हाथ में एक चमकदार ब्रेसलेट पहना हुआ था और कानों में एक एक स्टोन वाले इयररिंग्स पहने हुए थी। उसने टक टक करने वाली लॉन्ग हिल्स वाली सैंडल पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक लड़का उस लड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे लड़की की तरह हाथ बढ़ाकर बोलता है, हे ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो हॉट। वह लड़की उसको गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, आई एम लुकिंग सो हॉट, अपनी हॉटनेस दिखाओ तुम्हें। एक गाल में तमाचा मारूंगी, गाल लाल हो जाएगा, सारी हॉटनेस दिख जाएगी, समझे। उसके साथ इस तरीके से बात करके वह लड़की अपनी सीट में आकर बैठ जाती है। उसे लड़की के बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, जो उस लड़की को देखते हुए बोलती है, तारा, आज तुम इस ड्रेस में सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुमने उस आर्यन को अच्छा सबक सिखाया। जब देखो तब सबके साथ फ्लर्ट ही करता रहता है। इसके मुंह में तो तुम्हें 2-3 तमाचे झड़ ही देने चाहिए थे। तारा उसकी बात में हंसते हुए बोलती है, मेघा, तुम्हें आर्यन से इतनी चिढ़ क्यों होती है? भाई है वह तुम्हारा, भाई है वह मेरा, तो मैं क्या करूं? जब देखो तब सबके साथ फ्लर्टी करते रहता है और मॉम डैड हमेशा उसे सही मानते हैं और मुझे गलत समझते हैं। इसकी शिकायत भी नहीं कर सकती मैं, क्योंकि यह लाडला जो है घर में सबका। मेघा आर्यन की तरफ देखते हुए बोलती है। आर्यन उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है और मेघा को देखते हुए बोलता है, तुम हर वक्त मेरी बुराई क्यों करती रहती हो तारा से? माना मैं इतना हैंडसम हूँ और हॉट भी हूँ। तुम्हें अपने भाई से बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। ये तुम्हारा भाई कितना हैंडसम और हॉट है, लेकिन तुम हो कि हमेशा अपने भाई से जलती ही रहती हो। तारा, ऐसे बोलो ना कि ये काम से काम रखे। देखो कैसे जल जल कर पतली होती जा रही है। पता चला कोई इसे फूंक मरेगा तो ये हवा की तरह उड़ जाए। आर्यन मेघा का मजाक उड़ाने लगता है। मेघा उसे कुछ बोलने वाली होती है कि तभी वहां पर एक सर आकर बोलते हैं, आज आप सबके बॉटनी के प्रोफेसर अब से नहीं आएंगे। अब आप सबको पढ़ाने दूसरे प्रोफेसर पढ़ाएंगे। वह अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। वह इंसान ये बात सारे स्टूडेंट से बोलकर वहां से चला जाता है। सारे बच्चे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सब जगह सिर्फ यही बात चल रही थी कि अब नए बॉटनी प्रोफेसर कौन है। तभी वहां पर उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सब लोग शांत बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एक बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी वाला शख्स अंदर आता है, जिसने ब्राउन टॉक्सिडो सूट पहना हुआ था, जिसके बाल पूरी तरीके से जल से सेट थे। उसने अपने हाथों में महंगी घड़ी पहनी हुई थी और पैरों में साइन करने वाले लेदर ब्लैक शूज पहने हुए थे। वह दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तारा की नजर जैसे ही उसे आदमी पर पड़ती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वह खुद से ही बोलती है, ये हमें बॉटनी नहीं पढ़ाएंगे। प्लीज दुर्गा माँ, ये हमें बॉटनी ना पढ़ाए। वह ऊपर की तरफ आसमान में देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। आंशी एंटरप्राइजेस।
रिदांश अपने कैबिनेट बैठा काम कर रहा था। वह बहुत सारी फाइलों में डूबा हुआ था। उसके आसपास सिर्फ फाइल ही फाइल पड़ी थी वह उन फाइलों में पूरी तरीके से डूब गया था। वही उसका लैपटॉप उसके सामने खुला रखा था। वह उस लैपटॉप को भी चेक कर रहा था और उन फाइल्स को भी पढ़ रहा था, जैसे वह बहुत सारा काम कर रहा हो। उसके बाल पूरी तरीके से उसके माथे में बिखरे हुए थे। उसकी नीली और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखें सिर्फ उन फाइलों और लैपटॉप में ही डूबी हुई थी। वह पूरी तरीके से उन फाइलों में डूब गया था। उसे अपने आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी वहां पर उसके केबिन पर कोई नॉक होता है। रिदांश, जो अपनी फाइलों में पूरी तरीके से डूब गया था, लॉक होने की आवाज से वह उन फाइलों से अपनी नजरें हटाकर सामने गेट की तरफ देखता है, जिसमें एक परछाई उसे दिख रही थी। वह अपनी कड़कती हुई आवाज में बोलता है, कम इन। उस केबिन का गेट खुलता है और अनिरुद्ध उसके केबिन के अंदर आता है। वह बिल्कुल शांति से आकर खड़ा हो जाता है। वह रिदांश के बोलने का इंतजार कर रहा था। रिदांश अपनी कड़कती आवाज में एक बार फिर बोलता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे बातों को सुनने के लिए दिन भर यहाँ बैठे रहे। जल्दी बोलो। अनिरुद्ध वैसे ही शांत मिजाज का था, लेकिन उसका गुस्सा सातवें आसमान के पार था। उसे रिदांश के ईगो से भरे नेचर की आदत हो गई थी। वह बहुत ही आराम से बोलता है, सर, मिस्टर मेहरा आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर मेहरा का नाम सुनकर रिदांश के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वह अगले ही पल अपने उसमें सीरियस स्माइल को छुपाकर अपनी कड़कती हुई आवाज में बोलता है, मिस्टर मेहरा, उनसे बोलना हम उनसे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अनिरुद्ध एक बार फिर आगे बोलता है, सर, मिस्टर शौर्य रंधावा आपके साथ कल कॉन्फ्रेंस मीटिंग करना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस मीटिंग, वह भी मेरे साथ? रिदांश को थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि शौर्य रंधावा रिदांश का सबसे बड़ा राइवल था और वह उसके साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग करना चाहता था। ये बात ही तक को थोड़ी हजम नहीं होती है, लेकिन माजरा क्या है, इस बात को जानने के लिए रिदांश अनिरुद्ध से बोलता है, बोल तो उनके असिस्टेंट से, हम तैयार हैं कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए, अब जा सकते हो। रिदांश अनिरुद्ध को जाने का बोलता है। अनिरुद्ध उसकी सुन बाहर चला जाता है। रिदांश फिर अपनी फाइलों में डूब जाता है। ठाकुर हवेली में अर्चना बैठे बैठे बोर हो गई थी। उसके पास वहां करने के लिए कुछ भी नहीं था। वैसे वहां थोड़ा बहुत ही काम करती थी, वह भी किचन में खाना बनाने का। कोई उसे कुछ करने ही नहीं देता था। अर्चना के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए और वहां रखी एक बुक को बुकशेल्फ से निकाल कर पढ़ाने लगते हैं, लेकिन उसे वह भी कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। उसमें से सारी किताबों में घोड़े के बारे में ही लिखा हुआ था। वहां जितनी बुक्स थी, ज्यादातर सारे अलग अलग घोड़ों बारे में ही थी। अर्चना उन सारी बुक्स को देखकर खुद से ही बोलती है, क्या इन्हें घोड़े में इंटरेस्ट है? मानना पड़ेगा राजा साहब को घोड़े में इंटरेस्ट, लेकिन फिर वह उसकी नज़र दीवार में पड़ती है जहां पर सभी भी घोड़े की पेंटिंग नहीं थी। वह कुछ सोचने लगती है। वह अपने रूम से निकलकर बाहर आ जाती है और नीचे है लिविंग रूम की तरफ आने लगती है। वह जैसे ही नीचे पहुंचती है, उसके कानों में टीवी की आवाज बढ़ती है, जो ठाकुर जी सोफे में बैठकर आराम से देख रहे थे। उस टीवी में सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही थी, रिदांश ठाकुर ने बचाए हजारों बच्चों की जान और उसे अनाथ आश्रम को दोबारा बनाने का खर्चा भी। उन्होंने खुद अपनी जान को खतरे में डालते हुए सबको बचा लिया। वह कितने महान है। सारे न्यूज़ चैनल में सिर्फ यही बात चल रही थी। अर्चना के चेहरे में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उस न्यूज़ को देखकर मुस्कुराने लगती है। रात का वक्त, देवांशी की धीरे धीरे करके आंखें खुलती है। उसे उसके सीने के थोड़ा ऊपर बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपना हाथ उसे जगह रखती है तो उसकी एक तेज चीज निकल जाती है, लेकिन उसकी चीख को सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगते हैं। उसने खुद को देखा तो उसकी साड़ी का पल्लू नीचे बिखरा पड़ा था। वह सिर्फ अपनी इनर में थी। उसके सीने में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, वह बयां भी नहीं कर सकती थी। वह एक बार फिर अपने घुटनों में अपना सिर छुपाकर रोने लगती है। वह बस रोए जा रही थी। उसके बेतहाशा आंसू निकल रहे थे, लेकिन ना ही उसके आंसुओं को देखने वाला कोई था, नहीं कोई उसकी सिसकियां को सुनने वाला। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ वही थी, जो खुद के दर्द का मरहम बनी बैठी थी। अपने आंसू अपने दोनों हाथ से पहुंचती है और खुद के पल्लू को ठीक करते हुए बोलती है, नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम यहाँ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकते। उसने अपनी बीवी को कभी समझा नहीं। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए हमसे शादी की। हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। हम इतना दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे।
आपकी नजरों के करीब कभी नहीं आएंगे। दुर्गा माँ से प्रार्थना करते हैं, आप कभी हमें नहीं ढूंढेगा। हमने मोहब्बत की एक ऐसे इंसान से जिसने हमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। उसने सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए हमसे शादी की, हमारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, हमें हर वक्त खुद के सामने जलील किया। मोहब्बत करना गलत थोड़ी ना होता है, बस हमने इस बार इंसान को परखने में गलती कर दी। गलत इंसान से मोहब्बत कर बैठे। इस मोहब्बत की सजा आज हमें मिल भी गई। वह कुछ सोचते हुए बोलती है, एक बार उन्होंने बोला था हमें हमारे घर वालों की गलती की सजा मिल रही है कि ये हमारे घर वालों को जानते हैं। कौन है हमारे माँ बाप। अब हमारा जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपने माँ बाप का पता लगाए। अपने माँ बाप को यहाँ से हम दूर चले जाएंगे और सिर्फ अपने माँ बाप को ही छोड़ देंगे। माँ बाप अपने बच्चों की हर गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप की एक छोटी सी गलती को माफ नहीं कर पाते। हमें नहीं पता हमारे माँ बाप ने हमें उस अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ा या फिर क्या वजह थी। हम अपने माँ बाप से मिलकर पूछना चाहते हैं, वजह जानना चाहते हैं, लेकिन वह कभी हमसे नफरत नहीं कर सकते। एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है और पैदा होने के बाद वह ऐसे तो चोट खाने नहीं दे सकती। जरूर कुछ हुआ था, हमें सब पता लगाना ही होगा। वह अपने बहते हुए आंसुओं को रगड़कर अपने आंखों से पोंछती है और खड़े होकर अपने पल्लू को ठीक करती है। वह वहां से उठने लगती है। उसे अपने सीने में एक बार फिर तेज दर्द महसूस होता है। वह अपने दर्द को इग्नोर करते हैं और जैसे तैसे उस अंधेरे कमरे में चलते हुए दरवाजे तक पहुंचती है। उसे दरवाजा नहीं मिल रहा था। वह इधर उधर पूरे कमरे में दरवाजे को ढूंढ रही थी। बहुत मुश्किल से जाकर उसे दरवाजा दिखता है। वह धीरे से दरवाजा खोलती है और अपनी छोटी सी गर्दन बाहर निकालकर बाहर चारों तरफ देखती है, जहां कोई भी नहीं था। उसने खुद को अपने साड़ी के पल्लू से अच्छे से कवर किया हुआ था। वह धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके दिल में एक डर था, अगर शौर्य को पता चल गया तो वह उसके साथ क्या करेगा, लेकिन वह अब यहाँ नहीं रह सकती थी। वह शौर्य के साथ अब और जिंदगी नहीं बिता सकती थी। मोहब्बत की वजह से दब के नहीं रह सकती थी। वह धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है और धीमे धीमे कदमों से कमरे के अंदर चली जाती है। वह चारों तरफ देखती है, जहां शौर्य नहीं था। उसकी नजर बेड में पड़ती है, जहां पर ब्लाउज पड़ा था। वह अपने ब्लाउज को उठाकर जल्दी से पहन लेती है और अपने साड़ी के पल्लू को एक बार फिर से ठीक करती है। वहां बने अलमीरा को खोलती है और उसमें कुछ ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसके हाथ में कुछ लगता है। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और उस पैकेट उसको खोलकर देखती है, जिसमें कुछ पैसे थे। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह धीरे कदमों से कमरे से बाहर निकलती है और धीरे धीरे कदमों से उस मैंशन के बैकडोर से बाहर निकलती है ताकि कोई उसे देख नहीं पाए। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसे इस कैद से बाहर भी निकलना था। वह खुद से बोलती है, जा रही हूँ मैं शौर्य रंधावा, प्लीज कभी हमारी जिंदगी में मत आना। हम जा रहे हैं तुम्हारी इस कैद से बहुत दूर। इतना बोलकर वह उस मेंशन से बाहर निकल जाती हैं। आसमान में हल्की सफेदी छाई हुई थी। सब तरफ अंधेरा ही था, मतलब अभी सुबह होने को ही आई थी, ना ही सूरज निकला था। अभी सिर्फ हल्की सफेदी ही आसमान में दिख रही थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, जिससे देवांशी के थोड़े से बाल उड़ रहे थे। हवा का झोंका देवांशी को छूकर निकल जाता है, जिससे देवांशी के अंदर डर की लहर दौड़ जाती है। उसे अब जरा जरा सी चीज से डर लगने लगता है। कहाँ निडर रहने वाली लड़की, हमेशा सबके लिए खड़ी होने वाली लड़की, आज खुद के लिए नहीं खड़ी हो पा रही थी, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही थी। वह पूरी तरीके से टूट गई थी, बिखर गई थी। उसकी नजर उसे पेंशन की दीवारों पर पड़ती है, जो थोड़ी लंबी थी। देवांशी अपने साड़ी के पल्लू को अपने कंधे में पूरा समेटकर अपनी कमर में बांध लेती है और अभी इस सैंडल्स उतार कर अपने हाथों में ले लेती है और उन सैंडल को वही उसे दीवार में रख देती है। वह अपना पर्स और फोन भी उस दीवार में रख देती है और उसे दीवार में चढ़ने लगती है। वह जैसे ही उस दीवार पर चढ़ती है, उसे अपने कानों में किसी की बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो वाइफी। शौर्य की इतनी डरावनी आवाज सुनकर देवांशी के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। उसकी बॉडी में एक बार फिर डर की लहर दौड़ जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। शौर्य के डर की वजह से वह ना नीचे उतर पा रही थी, ना ही वह ऊपर चल पा रही थी। अगर वह ऊपर चढ़ के बाहर भी चली जाती तो शौर्य से नहीं बच पाएगी। शौर्य उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। देवांशी को समझ में नहीं आ रहा था, अब वह क्या करें।
उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी हालत पूरी तरीके से खराब थी। एक बार फिर शौर्य की डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ती है, Where are you going, वाइफी? कम हियर। वह बहुत ही डरावनी आवाज में बोल रहा था। उसके चेहरे में एक भी इमोशन नहीं था। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरीके से लाल थी, जैसे वह रात भर सोया ही ना हो। उसके बाल बिखरे हुए थे। देवांशी अपने गले में आया सलाइवा घटती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह धीरे धीरे करके नीचे आती है और धीरे से पीछे देखती है, जहां शौर्य लगातार उसे घूरे ही जा रहा था। उसे शौर्य की नजर तक से डर लग रहा था। एक बार शौर्य फिर कड़कती आवाज बोलता है, कम हेयर वाइफी। देवांशी अपनी डरी हुई नजरों से शौर्य को बिना देखे आगे की तरफ बढ़ने लगती है। उसकी नजरें नीचे ही थी, लेकिन उन आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। धीरे धीरे कदमों से शौर्य की तरफ बढ़ रही थी। शौर्य को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह एक बार फिर कड़कती आवाज में बोलते हैं, कम हियर फास्ट वाइफी। देवांशी की पूरे बदन में एक दूर की लहर दौड़ जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पूरी तरीके से कांप रही थी। वह अब थोड़े तेज कदमों से शौर्य की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ ही पल में वो शौर्य के सामने खड़ी थी। शौर्य उसे गुस्से में होते हुए उसके दोनों कंधों को कस के पकड़ लेता है। देवांशी को अपने सीने में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू कतरे बन बहने लगते हैं। हाउ डरे यू टू लीव मी एंड गो आउट फ्रॉम दिस हाउस, यू डोंट नो व्हाट कैन आई डू विथ यू। शौर्य गुस्से में दहाड़ रहा था। उसकी पकड़ देवांशी के हाथों में और कश्ती ही जा रही थी। देवांशी उसके दहाड़ने से पूरी तरीके से कांप जाती है। उसका शरीर पूरी तरीके से कांप रहा था। जो शौर्य को साफ महसूस हो रहा था, वह यही डर, यही ख्वाब देवांशी की आंखों में देखना चाहता था। शौर्य की देवांशी की आंखों में देखकर एक सुकून मिलता था। शौर्य उसके बालों से कसके पकड़ लेता है और घसीटते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। देवांशी को एक बार फिर अपने बालों में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। अभी कुछ वक्त पहले ही शौर्य ने उसके बालों से पकड़कर घसीटा था। अब फिर वो नन्ही सी जान कितना कुछ सहती। उसे अब बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर से उसे अपने बालों में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ठाकुर हवेली। अर्चना डाइनिंग टेबल में बैठकर सबके साथ नाश्ता कर रहे थे। अर्चना चुपके से रिदांश को तिरछी नजरों से देख रही थी। वही रिदांश अपने चेहरे में बिना किसी इमोशंस को लिए चुपचाप से अपना नाश्ता कर रहा था। उसे अर्चना की तिरछी नजरें खुद पर साफ महसूस हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था और शांति से अपना नाश्ता कर रहा था। वही देव, जिसने अर्चना की तेजी नजरों को नोटिस कर लिया था, वह मन ही मन बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत खुशी थी कि उसका भाई अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। अपने पास्ट को भूलकर वह अब अपनी जिंदगी में खुश है। उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई है जो उसकी जिंदगी को संवार देगी। यही सोचकर वह बहुत ज्यादा खुश था और दोबारा नाश्ता करने लगता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर की आवाज सुनाई देती है। देव वहां से उठने लगता है। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, आप नाश्ता करिए, हम देख कर आते हैं। क्या हो गया? देव बोलता है, नहीं भाभी, मैं देख लेता हूँ, आप नाश्ता करिए। अर्चना उससे बोलती है, आप नाश्ता करिए ना, आपको फिर कॉलेज भी जाना है, हम देख कर आते हैं, कितना ही टाइम लगेगा हमें। इतना बोलकर अर्चना अपनी जगह छोड़कर बाहर की तरफ चली जाती हैं। वह बाहर जाकर देखती हैं, जहां एक गार्ड एक लड़की से बहस कर रहा था। उस लड़की ने रॉयल ब्लू कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और उसमें मोगरे के फूल लगाए थे, जिसकी खुशबू उसे पूरी जगह पर फैली हुई थी। उस लड़की के बालों की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। उस लड़की ने अपने हाथों में गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनी हुई थी और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह दिखने में बिल्कुल अर्चना जैसी खूबसूरत थी। अर्चना को वह लड़की का सिर्फ फेस ही दिख रहा था। वह उस गार्ड के पास जैसे ही कुछ पूछने का होती है, उसकी नजर उस लड़की पर जाती है। अंदर जहां देव, उदय ठाकुर और वेदांश नाश्ता कर रहे थे, उन सब के कानों को बाहर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह सब जल्दी से भागकर बाहर आते हैं। बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। अर्चना एक लड़की को गले लगाकर हल्का रो रही थी। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू झलक रहे थे। उस लड़की की भी आंखों में आंसू झलक रहे थे। रिदांश की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो अर्चना के गले लगाकर रो रही थी। देव की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह उसे लड़की को घूरते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो वही है
जिसने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे किस किया था। वहां तो पूरी मॉडल बनी हुई थी और यहाँ सती सावित्री बनाई है। भाभी से मिलने। है कौन ये? उदय ठाकुर अर्चना के पास जाकर प्यार से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? आप इतनी तेज चीखी क्यों थी? अर्चना को तब जाकर रियलाइज होता है उसने अभी कितनी तेज चीख मारी थी और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुका देती है और धीरे से बोलता है, सॉरी दादाजी, वह मैं अपनी बहन से इतने महीने बाद मिली हूँ। पूरे 3 महीने बाद, इसीलिए एक्साइटमेंट में चीख निकल गई थी। फिर वह अपनी बहन को उदय ठाकुर से मिलवाते हुए बोलती है, ये है हमारी बहन तारा। तारा उनके सामने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। देव खुद से बोलता है, यह मिस मॉडर्न सती सावित्री हमारी भाभी की बहन है। मजा आएगा। फिर खुद से बोलता है, मिस मॉडर्न सती सावित्री तुम इंतजार करो, आगे मैं क्या करता हूँ। देव तो उसे देख ही रहा था। अब तारा की नजर भी उसे पर पड़ जाती है। दोनों की नजर आपस में एक पल के लिए मिल जाती है। तारा हैरानी से देव को देख रही थी तो वही देव के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रही थी। तारा खुद से ही बोलती है, ये प्रोफेसर दीदी के घर में क्या कर रहे हैं? तारा देव को इग्नोर करके अर्चना के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, दीदी आप हमसे बात मत करिए। हम 3 महीने के लिए कॉलेज क्या गए? आपने तो हमें पराया कहीं कर दिया। आपने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। ये तो बहुत गलत बात है। आपको कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। आप 1 महीना हो गया यहाँ कोलकाता आए और आपने हमसे मिलने कभी नहीं सोचा। आपको क्या हमारी इस तरह से भी याद नहीं आती? आपने हमें सच में पराया कर दिया है। अर्चना उसे शांत करवाते हुए बोलती है, ऐसा नहीं है बेटू, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी पर हम आपकी पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम आपसे मिलने नहीं आए। तारा अपने दोनों हाथ अपने सीने में बांध लेती है और मुंह फुलाकर दूसरे साइड घूम जाती है। अर्चना उसे मनाते हुए बोलती है, बेटू मान जाओ, मैं आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाऊंगी। हमें पता है तुम नाश्ता नहीं करके आए हो। चलो अपना ये गुस्सा तो छोड़ो और मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। अर्चना उदय ठाकुर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये है दादाजी हमारे। फिर रिदांश तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुम्हारे जीजा जी। फिर देव की तरह इशारा करती है। उसकी नजर खुद पर साफ महसूस हो रही थी। अर्चना तारा को देव से मिलवाते हुए बोलती है, ये है हमारे इकलौते छोटे देवर। तारा की हालत खराब हो जाती है जब उसे पता चलता है देव अर्चना का देवर है। वह खुद से ही बोलती है, हे दुर्गा माया, आपने हमें किसी दुविधा में डाल दिया क्या? हम ये प्रोफेसर के चक्कर में अपनी दीदी से भी मिलने नहीं आएंगे या फिर जब भी हम आएंगे हमें प्रोफेसर का खड़ूस चेहरा देखने को मिलेगा यहाँ। दुर्गा माँ कुछ तो करिए। अर्चना तारा को सबसे मिलाने के बाद अंदर ले जाती हैं। तारा अंदर जा रही थी। उसकी उसे रॉयल ब्लू साड़ी में खुली खुली खबर साफ दिख रही थी, जिस पर देव की नजर ठहर जाती है। देव लगातार उसकी कमर को देख ही जा रहा था। उसके हाथ आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। वह अपने हाथों को बार बार पीछे खींच रहा था लेकिन उसके हाथ आगे बढ़ने को बोल रहे थे। वह तुरंत ही अपनी नजरें तारा की गोरी कमर से हटा लेता है और गार्डन में बाहर आ जाता है। वह अपने हाथों को देखकर डांटते हुए बोलता है, कितने बेशरम हो गए हो तुम दोनों, बड़े बदमाश हो गए हो तुम दोनों। ऐसे कैसे किसी लड़की की कमर को छू सकते हो? भाभी की बहन है वह। भाभी की बहन की कमर को ऐसे नहीं छू सकते। फिर खुद से बोलता है, भाभी की बहन है तो क्या हुआ, और वैसे भी वह भाई की साली है और साली तो आधी घरवाली ही होती है। इतना तो चलता है, और उसने मुझे किस किया है? उसे किसकी सजा तो उसे देनी पड़ेगी ना। बिना मेरी मर्जी के उसने मुझे किस किया। माना मैं प्लेबॉय हूँ लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कोई भी लड़की आकर मुझे किस कर जाएगी। मैं उस लड़की को किस करता हूँ और रोमांस करता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसने तो मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के सामने किस कर लिया, वह भी बिना मेरी मर्जी के। उसको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत शौक है ना किस करने का। अब किसका बदला लिया जाएगा? वह खुद से ही बोलता है और अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर तारा डाइनिंग टेबल में बैठी हुई थी और पानी पी रही थी। देव उसे अजीब नजरों से देख रहा था। तारा को उसकी वह नजर बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, बस उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। वह पूरी तरीके से देव को इग्नोर कर देती है और अर्चना और रिदांश से बातें करने लगती है। रिदांश, जिसे ऑफिस में बहुत ही जरूरी काम था, वह ऑफिस चला जाता है। देव को भी यूनिवर्सिटी जाना था। वह तारा को देखते हुए यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। अर्चना भी तारा को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तारा उस पूरे कमरे को देख रही थी।
वहां पर सिर्फ और सिर्फ रिदांश के ही फोटो लगे थे। वहां एक भी फोटो अर्चना की नहीं थी। तारा अर्चना को देखते हुए बोलती है, दीदी आपकी तो यहाँ पर एक भी फोटो नहीं है, ना ही आपकी शादी की फोटो है। क्यों, आप खुश हो ना? अर्चना अपने चेहरे में मुस्कुराहट लिए हुए बोलती है, हाँ बेटू हम खुश हैं और हमारी शादी अचानक हुई थी। वह भी पेपर्स पर तो हमारी शादी की कोई भी फोटो नहीं है, और रही बात हमारी फोटोज की तो आपको पता ही है हमें फोटो खींचवाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आप ये बताएं आपको हमारी शादी के बारे में कैसे पता चला और घर का पता आपने कैसे निकाला? तारा मुस्कुराते हुए बोलती है, शादी का पता कैसे चलेगा, क्या मतलब? आप तो हमें बताने से नहीं कि आपने शादी कर ली है, तो हमने मम्मी पापा से पूछा आपके बारे में तो उन्होंने बताया आपकी शादी हो गई है। आपने तो हमें अपनी शादी में बुलाना भी जरूरी नहीं समझा था। नहीं, आपने हमसे मिलना जरूरी समझा था। वह तो मम्मी ने हमें बता दिया और फिर हमने आपका एड्रेस पूछा तो मम्मी ने बताया कोलकाता के सबसे ठाकुर हवेली की बहू बनी है आप, और अपने गांव में राजा साहब को कौन नहीं जानता। मम्मी ने बताया आपकी शादी हमारे गांव के ही राजा साहब से हुई है, तो मैं उनका पता निकाल लिया और मैं आ गई आपसे मिलने। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी दीदी, सच में मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। अर्चना उसे देखते हुए पूछती है, क्या हुआ है? तारा बोलती है, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है। अर्चना तारा को देखते हुए बोलती है, हम आपकी बहन हैं, हमें अच्छे से पता है, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है आप हमें ये बताए। तारा अपने चेहरे में मुस्कुराहट लाते हुए बोलती है, दीदी सच्ची में कुछ भी नहीं हुआ है, बस हमें आपकी याद आ रही थी तो हम आपसे मिलने आ गए। क्यों, आपको पसंद नहीं आया हमारा मिलने आना? तारा दुखी सा चेहरा बनाते हुए पूछती है, ऐसी बात नहीं है, हमें आपके आने से बहुत ज्यादा खुशी हुई है, पर हम आपकी बहन भी हैं, हमें अच्छे से पता है आप कब परेशान होती है, कब खुश होती हैं और कब दुखी होते हैं। ठीक है, आपको अभी हमें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, जब आपका मन करे हमें बताने का आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके हर परेशानी में आपके साथ खड़े रहेंगे। तारा अपना सर हमें हिला देती है। SR मेंशन। शौर्य देवांशी को घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगता है। उसने देवांशी की बालों को बहुत ही बेदर्दी से पड़ा हुआ था, उसे ऊपर ले जा रहा था। देवांशी अपने बालों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसके बाल उखड़कर शौर्य के हाथों में आ जाएंगे। शौर्य उसे कमरे में पटक देता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। अंदर से शौर्य इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसके पास से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, जैसे अभी और कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक करने वाला है। देवांशी शौर्य को देखकर पीछे की तरफ के खिसकने लगती है, क्योंकि शौर्य उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। देवांशी की बगल से निकलकर एक ड्रॉवर के पास चला जाता है और ड्रॉवर रोल से एक मोमबत्ती निकाल कर आता है। वह देवांशी के पास घुटनों के पान बैठ जाता है और देवांशी की चीन पढ़कर ऊपर कर देता है, और उसकी लेवेंडर आइज जिसमें सिर्फ आंसू भरे हुए थे, उनमें घूर कर देखते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मेंशन से भागने की? तुम्हें क्या लगता है तुम इस मेंशन से भाग जाओगी? तुम शौर्य रंधावा की कैद में हो, यानी हमारी कैद में सिर्फ एक चीज ही आजाद कर सकती है, वह है मौत। मौत के अलावा कोई भी चीज तुम्हें शौर्य रंधावा से अलग नहीं कर सकती। इसी कैद को अपनी किस्मत मान लो, क्योंकि तुम इस कैद से कभी भी आजाद नहीं हो पाओगी। ये कैद तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे पैदा होते ही लिख दी गई थी, और किस्मत का लिखा तो कोई बदल नहीं सकता। मिसेज देवांशी रंधावा। तब तक शौर्य उस कैंडल को जला लिया था। देवांशी की आंखों में अभी भी आंसू थे, उसकी आंखों से लगातार आंसू अभी भी बह रहे थे। शौर्य देवांशी के दोनों पैरों को अपने एक हाथों से पकड़कर उसे दांत पीसते हुए पैरों को खोलते हुए बोलता है, इन्हीं पैरों से भागी थी ना यहाँ से, इन्हीं पैरों को मिलेगी सजा, जिन्होंने तुम्हारे यहाँ से भागने में मदद की है। और शौर्य रंधावा की अदालत में हर मुजरिम को सजा मिलती है, चाहे वह इंसान हो या इंसान के पैर। इतना बोलकर वह जली हुई मोमबत्ती को उसके पैरों के पास ले जाता है, और वह मोमबत्ती टपकती हुई उसके पैरों में गिर रही थी। देवांशी को अपने पैरों में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था, उसकी दर्द से चीख निकल रही थी, लेकिन शौर्य को इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हमेशा की तरह उसे सिर्फ देवांशी की चीखों से सुकून मिल रहा था। उसकी चीखें शौर्य को हर पल हर वक्त सुकून पहुंचाती थी। वह लगातार देवांशी के पैरों के नीचे तलवों पर मोमबत्तियां गिरता जा रहा था।
मोमबत्ती पिघल पिघल कर उसके पूरे तलवों में चिपक गई थी। अब देवांशी की चीख भी नहीं निकल रही थी। वह थक गई थी। उसका गला दर्द करने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे सांस भी न आ रही हो। उससे अब ये तकलीफें भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके अंदर जीने की उम्मीद जैसे खत्म होती जा रही थी। वह चीख भी नहीं पा रही थी। वही शौर्य उसके होंठों को चबा रहा था। वह उसके होंठों में लगातार काटे जा रहा था, जिससे देवांशी के होठों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके होठों से अब खून बहने लगा था, लेकिन शौर्य को इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह लगातार उसके होठों को चबाए जा रहा था। देवांशी न ही खुद को छोड़ पा रही थी, न ही कुछ कर पा रही थी, और शौर्य के सामने बिल्कुल पतली दुबली एक छोटी सी चींटी की तरह थी, जिसे शौर्य जब चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे मसला सकता था। करीब आधे घंटे बाद शौर्य देवांशी के होठों को छोड़ता है। देवांशी के होठ पूरी तरीके से पीले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे शौर्य ने उसके सारे होठों को रस उसका सारा खून चूस लिया हो, किसी वैम्पायर की तरह। उसके होंठ पूरी तरीके से सूज गए थे। शौर्य सिर्फ यहाँ तक नहीं रुक रहा था, उसने देवांशी के ब्लाउज को एक झटके में उसके बदन से अलग कर दिया था। अब उसकी वह रेड इनरवियर शौर्य के सामने थी। जहाँ शौर्य रुकना नहीं चाहता था, वह उसके इनरवियर को भी उसके बदन से अलग कर देता है और धीरे धीरे करके अपने हाथों को देवांशी के पूरे बदन में चलाने लगता है। वह कहीं उसके पेट में अपने हाथों को चला रहा था तो कहीं उसके कमर को कस के दबा रहा था, जिससे देवांशी की चीख उस कमरे में गूंजने लगती है। वह बहुत ही टाइट से उसके सीने को दबाए जा रहा था, जैसे वह कोई स्ट्रेस बॉल हो जो उसके स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। वह स्ट्रेस बॉल की तरह ही उसके सीने को दबे जा रहा था। शौर्य होंठ उसके पूरे बदन में चलाने लगा था। वह उसके बदन में अपने होठों को चलाने के साथ साथ उसे बाइट भी कर रहा था, जिससे देवांशी की चीख बार बार उस कमरे में गूंज जाती है। शौर्य अब धीरे धीरे करके देवांशी की साड़ी को अलग करने लगता है। वह उसकी साड़ी की सारी प्लेट्स खोल देता है और एक झटके में उसकी साड़ी को उसके बदन से अलग कर देता है और उसके पेटीकोट को भी एक झटके में उसके बदन से फाड़कर अलग कर देता है। अब वह निर्वस्त्र शौर्य के सामने थी। मोमबत्ती को उठाकर धीरे धीरे उसके बदन के ऊपर ले जाने लगता है। मोमबत्ती पिघलकर धीरे धीरे उसके ऊपर गिरने लगती है। देवांशी की चीज निकलने लगती हैं। उसे अपने बदन में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उसे अपने बदन में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बहुत सारी हड्डियां एक साथ टूट रही हो। उसे ऐसा दर्द महसूस हो रहा था। वह अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। जो बची कुची हिम्मत उसके पास थी, आज शौर्य ने उसकी इस हिम्मत को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया था। शौर्य एक बार फिर उसके ऊपर पूरी तरीके से आ गया तो एक भेड़िए की तरह उसका शिकार करने लगा था। वह लगातार उसे जगह जगह पर काट रहा था, नोच रहा था, अपने नाखूनों को धंसा रहा था। देवांशी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वह एक लाश की तरह बन गई थी। वह बिल्कुल एक लाश की तरह सीधा लेटी हुई थी। वह एक ऐसी लाश बन गई थी जिसमें चांद तो थी लेकिन नहीं चलने की हिम्मत थी, ना ही कुछ बोलने की। वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी और शौर्य उसके साथ अपनी मनमानी करता जा रहा था। अभी शौर्य के भी कपड़े वही नीचे फर्श पर पड़े थे और वह अभी भी देवांशी के साथ अब अपनी पूरी मनमानियां करता जा रहा था। उसका जी इसमें नहीं भरता तो वह फिर से उसे मोमबत्ती को जलाकर देवांशी के बदन में गिराने लगता है। वह धीरे धीरे करके एक बार फिर उसके तलवे से उस मोमबत्ती को ऊपर ले जाने लगता है। वह मोमबत्ती टपक टपक का देवांशी के पैरों में गिर रही थी, लेकिन देवांशी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वह देवांशी के ऊपर लगातार उसके पैरों से ऊपर की तरफ मोमबत्ती को ले जाने लगता है। अब उसके पैरों में, पूरे पैर में मोमबत्ती की ही परत जमी हुई थी और वह धीरे धीरे करके उसे मोमबत्ती को उसके पेट में ले जाने लगता है और पूरे पेट में उसे मोमबत्ती को गिरने लगता है। वह मोमबत्ती छूकर उसके पूरे पेट में, उसके सीने में लग रही थी और उसकी गर्दन में भी गिर रही थी। शौर्य उसके एक हाथ में कंधे के पास से मोमबत्ती लेते हुए आता है और धीरे धीरे करके उसके ऊपर जाने लगता है। उसके पूरे हाथ में उसे मोमबत्ती को गिरा रहा था। वह उसके ऐसे ही दूसरे हाथ में मोमबत्ती गिराने लगता है। देवांशी लेटी हुए एक तक उस सीलिंग के पंखे को देख रही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वह एक भी आवाज नहीं निकल रही थी और उसके जबड़ों को कस के पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब करके उसमें दांत पीसते हुए बोलता है, आइंदा से इस घर से, इस कैद से भागने की, सोने का ख्याल भी अपने इस छोटे से दिमाग पर मत लाना।
ये कैद ही तुम्हारी जिंदगी भर के लिए है और तुम्हारी ये खूबसूरत, तुम्हारी बदन के हर एक हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सिर्फ शौर्य रंधावा का हक है। वह गुस्से में उसके सीने को कस के दबाए जा रहा था। देवांशी को अपने सीने में कस के दर्द हो रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक उफ भी नहीं निकलती है। वह बस शौर्य के उसे चेहरे को देख रही थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके लिए गुस्सा ही झलक रहा था। उसकी नजर शौर्य की कलाइस में पड़ती है, जिसमें उसे खुद के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। प्यार का जरा सा भी नाम और निशान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उसकी उन आंखों में शौर्य उसके कपड़ों को छोड़कर खड़ा होता है और अपने सारे कपड़े पहनकर वहां से चला जाता है। देवांशी अभी भी वैसे ही निर्वस्त्र उस फर्श में पड़ी हुई थी। चांद की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरीके से बुझा हुआ था। शौर्य अभी भी गुस्से में पूरी तरीके से कांप रहा था। रात हो गई थी। वह अपनी गाड़ी में बैठकर उसे मेंशन से बाहर निकल जाता है। वह अपनी कार फुल स्पीड में चला रहा था। उसकी गाड़ी तेज रफ्तार वैसे हाईवे में चलने लगती है। वह लगातार अपनी गाड़ी को उसे हाईवे में दौड़ाता जा रहा था। उसकी गाड़ी कोलकाता के उन हाईवे में बहुत ही तेज रफ्तार में चल रही थी। वह गाड़ी इस जंगल से गुजरती हुई एक छोटे से घर में आकर रुकती है। रात का वक्त। ठाकुर हवेली में सब लोग रात का डिनर कर रहे थे। वहीं अर्चना रिदांश के बगल में बैठी हुई थी और तारा भी रिदांश के बगल में बैठी हुई थी। मतलब रिदांश बीच में बैठा था, उसके राइट साइड अर्चना बैठी थी और लेफ्ट साइड तारा बैठी थी। वही सामने देव बैठा हुआ था, जो तिरछी नजरों से तारा को घूरे जा रहा था, लेकिन तारा उसे पूरा इग्नोर कर रही थी, जैसे वह उसे जानती ही नहीं है। वही उदय ठाकुर अपने हेड चेयर में बैठे हुए थे। सब लोग डिनर कर रहे थे। तारा उस डिनर को देखते हुए बोलती है, दीदी आपने तो सब मेरा फेवरेट डिनर बनाया है। सच में हॉस्टल का खाना खा खा के मैं पूरी तरीके से बोर हो गई थी। आपके हाथ के खाने की मुझे बहुत ज्यादा याद आती थी। आज आपके हाथ का खाना खाकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही घर में हूँ। उदय ठाकुर तारा की बात सुनकर बोलते हैं, अरे बेटा आप अपने ही तो घर में हैं। इसे अपना ही घर समझिए। तारा उनकी बात पर मुस्कुरा देती है। अर्चना ने आज तारा की सारी फेवरेट डिशेस बनाई थी, जो वहाँ सब पसंद आई थी। अर्चना ने आज मैचा झोल, बिरयानी, कोशा मंगशो, अलूर तोरकरी विथ लूची, चेलो कबाब, आलू पोस्तो, ये सब बनाया था। सारी की सारी डिशेज तारा की फेवरेट थी। तारा बड़े मजे के साथ उन डिशेज को खा रही थी। वही देव उसे घूरे ही जा रहा था, लेकिन तारा पूरी तरीके से उसे इग्नोर कर रही थी। वह एक भी नजर देव की तरफ नहीं देखती है। उसका पूरा ध्यान अपने खाने में था। थोड़ी देर बाद वह अपना खाना खत्म कर लेती है और अर्चना और उदय ठाकुर की तरफ देखते हुए बोलती है, अब हम चलते हैं। रात काफी हो गई है, हमें हॉस्टल में जाना है। अर्चना तारा के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम पागल हो गई हो। इतनी रात के जाओगी? जरूरत नहीं है जाने की। इतने दिनों बाद हमसे मिलने आए हो और ऐसे तो नहीं जाओगी। हमने बोल दिया तुम आज नहीं जाओगे और कुछ दिन हमारे साथ रहोगी। तारा अर्चना को समझाते हुए बोलती है, दीदी हमारा कॉलेज भी है, हमारा जाना जरूरी है। अर्चना उसकी बात सुनकर बोलती है, ठीक है, कॉलेज है ना, तुम कॉलेज जाओगी, रोजाना कॉलेज जाओगे, लेकिन अब तुम यहाँ से जाओगे, हॉस्टल से नहीं जाओगी। हम कल ही तुम्हारा हॉस्टल से सारा सामान मंगवा देंगे। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। फिर वह उदय ठाकुर की तरफ देखते हुए बोलती हैं, दादाजी क्या हमारी बहन हमारे साथ यहाँ रह सकती है? उदय ठाकुर अर्चना की तरफ देखते हुए प्यार से बोलते हैं, हमने पहले ही बोला है, ये घर तारा का भी है, वह आराम से यहाँ पर रह सकती है। तारा आपकी बहन है तो उस हिसाब से आपकी तरह ये कर उसका भी घर है, वह यहाँ रह सकती है। अर्चना तारा की तरफ देखते हुए बोलती है, देखो अब दादाजी ने भी बोल दिया है, अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी, यही रहोगी और तुम दिल्ली कॉलेज चली जाओगे यहीं से, और देव भी तो उसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो तुम दिल्ली देव के साथ चली जाना। तारा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वही देव के चेहरे में तिरछी मुस्कुराहट छा जाती है। तारा तिरछी नजरों से देव को देखती है, जिसकी मुस्कुराहट उसे साफ दिख रही थी। वह देव को इग्नोर कर देती है और अर्चना को समझाते हुए बोलती है, पर दीदी हमें जाने दीजिए ना, हम यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं, आप हमें जाने दीजिए। उदय ठाकुर तारा की बात को बीच में काटकर बोलते हैं, बेटा आप यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, अब आप यही हमारे साथ ही रहेंगे। उदय ठाकुर के और अर्चना के बार बार बोलने पर तारा रुकने के लिए मान जाती है।
अर्चना टेबल साफ करके सारा सामान किचन में रख देती है और सारे बर्तन धुलकर सेल्फ में लगा देती है। तारा भी उसकी पूरी मदद कर रही थी। अर्चना ने उसे कई बार मना करा था लेकिन तारा कहाँ उसकी मानने वाली थी। वह बचपन से ही उसकी बातें नहीं मानती थी। जब भी वह उसे किसी काम को करने के लिए मना करती थी, तारा हमेशा उसके साथ वह काम करती थी। उसने हमेशा अपनी बहन की मदद की है तो कैसे उसके ससुराल में मदद नहीं करती। वह उसकी पूरी मदद करती है। तभी रिदांश उसे फोन करके बुलाता है। अर्चना तारा से बोलती है, तुम गेस्ट रूम में चली जाना, मैं देखती हूँ यह मुझे क्यों बुला रहे हैं। तारा अर्चना के साथ मजाक करते हुए बोलती है, हाँ हाँ दीदी जाए, जीजू का तो आपके बिना मन ही नहीं लग रहा होगा, उनका दिल ही नहीं लग रहा होगा आपके बिना। बिना आपके हमारे जीजू की रातें नहीं कटती। जाए देखिए किस लिए बुला रहे हैं, जाए। अर्चना तारा के सर में हल्की चपत मारते हुए बोलती है, तुम बहुत बदमाश हो गई हो, हमारे सामने ऐसी फालतू की बकवास से बात नहीं करा करो, नहीं तो बहुत मार खाओगी। तारा उसे बत्तीसी दिखाने लगती है। अर्चना उसे कमरे में जाने का बोलकर वहां से चली जाती है। तारा गेस्ट रूम की तरफ जाने लगती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। तारा पीछे मुड़कर देखती है, देव ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। तारा अपना हाथ छुड़ाने हुए बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमारा हाथ, प्लीज छोड़ हमारा हाथ। तारा देव से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है लेकिन देव उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे वहां से घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। तारा लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन देव उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाता है और दरवाजा बंद करके उसे वही दीवार से सटा देता है और उसके दोनों हाथों को दीवार में चिपका देता है। देव के हाथ तारा के हाथों में थे। वह उसके हाथों में अपनी पकड़ को मजबूत किए हुए था। तारा उसे पर चिल्लाते हुए बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। देव उस पर गुस्से से भड़कते हुए बोलता है, पहले तुम हमें ये बताओ हमें इग्नोर क्यों कर रही थी। तारा ने बेकार सा मुंह बनाते हुए बोल दिया, हम आपको इग्नोर कर रहे थे, हम आपको जानते भी नहीं है और हम आपको इग्नोर क्यों करेंगे। ये बात तो वही हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली, ना जान ना पहचान बड़े मियाँ सलाम। हम आपको जानते नहीं है और आपको हम इग्नोर करेंगे, ये भी भला कोई बात होती है। देव उससे बोलता है, अच्छा तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम हमें नहीं जानती हो। तारा अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मेरी दीदी के देवर है, मैं बस यही जानती हूँ। अब आप यह नहीं बन जाए, दीदी तेरा देवर दीवाना टाइप, क्योंकि आप उस टाइप के हो ये तो बिल्कुल लगता नहीं है कि दीदी तेरा देवर दीवाना बन जाए। देव तारा के बाजू में अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है, सच में नहीं पहचानती तुम हमें। तारा को अपनी बाजू में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह इसी आवाज में बोलती है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें दर्द हो रहा है और नहीं जानते हम आपको। देव ने एक झटके में तारा के होठों को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे स्मूथली किस करने लगता है। वह बहुत ही प्यार के साथ उसे किस कर रहा था लेकिन अचानक ही वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। वह उसके होठों को शक करने के साथ उसके होठों में बाइट भी कर रहा था। वह कभी उसके ऊपर होठों को शक करता तो कभी उसके होठों को। वह लगातार उसकी होठों को शक करे जा रहा था और हल्का हल्का काट भी रहा था। तारा अपना हाथ मुंह खोल रही थी। देव उसकी कमर में अपना एक हाथ चलने लगता है और उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है और अचानक है उसकी कमर में अपने हाथों का दबाव बढ़ा देता है, जिससे तारों की एक चीख निकल जाती है। इस बात का फायदा उठाकर देव उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ हिंट कर देता है और उसकी जेब में अपनी जीभ को उलझा लेता है और उसे शक करने लगता है। वह लगातार उसकी शक कर जा रहा था और हल्का सा वाइट भी कर लेता है। वह उसकी जीभ के साथ खेल रहा था। अभी वह उसकी जीभ को शक कर रहा था तो कभी उसके जीभ में खुद के साथ खेलने लगता। वह ऐसा ही लगातार उसकी जीभ में कभी खेलता तो कभी शक करता। उसकी जीभ के साथ लगातार खेले जा रहा था। अब उसकी जीभ को छोड़कर दोबारा उसके होंठों में आ जाता है और उन्हें शक करने लगता है। तारा को अपने होठों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि देव उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। वह लगातार उसके होठों को शक कर रहा था। कभी वह उसके ऊपर के होठों पर शक करता तो कभी लोअर होठों को शक करता और बाइट भी कर रहा था। तारा को अपने होंठों में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। अब उसे सांस भी नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें उखड़ रही है। देव उसके होठों में हल्का बाइट कर उससे 1 इंच दूर होता है, उससे ज्यादा दूर नहीं होता है।
सिर्फ 1 इंच का फासला करता है और उसके कॉलर बोन में आ जाता है और वहां किस करने लगता है। वह उसे किस कर रहा था, वह लगातार उसे किस करे जा रहा था। वह उसकी ब्लाउज के पास कंधे में किस करने लगता है। वह बार बार गर्दन से लेकर कंधे तक का फैसला तय कर रहा था और उसे किस कर रहा था। तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह खुद को छोड़ नहीं पा रही थी क्योंकि एक बार फिर उसके दोनों हाथ देव के कब्जे में थे। वह अपना पैर उठाकर देव को मारने को होती है लेकिन देव पहले से ही सतर्क था। उसके न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। वह बहुत ही जल्दी हर चीज को, लोगों को, क्रिया को समझ जाता था। वह अपने एक पैर से तारा के पैर को रोक लेता है और उसके दोनों पैरों के बीच में अपना एक पर टिका लेता है। तारा की गर्दन से उसके खुले हुए सीने के ऊपर से उसे किस करने लगता है। उसके ब्लाउज थोड़ा सा ठीक था जिससे उसकी ब्लाउज हल्के से शो रही थी। देव अपने होता वहां रख देता है और उसे किस करने लगता है। अब तारा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देव तारा के होठों को छोड़कर अपना चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब करते हुए बोलता है, अब याद आया कौन हूं मैं। तारा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। उसे अपनी बाजुओं में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसे ना ये दर्द बर्दाश्त हो रहा था और नहीं देव। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। देव तारा को कोई जवाब ना देते हुए बोलता है, चलो ठीक है, हम तुम्हारी याददाश्त को थोड़ा ठीक कर देते हैं। याद करो 1 महीने पहले तुमने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने हमें किस करा था। तारा तब भी कुछ नहीं बोलती। ठीक है, तुम्हें नहीं याद करना ना, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इतना बोलकर देव अपना फोन निकालकर उसमें एक वीडियो चालू कर देता है जिसे देखकर तारा की आंखें हैरानी से फैल जाती है। तारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल गए थे। देव उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देखते हुए बोलता है, अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो पूरी यूनिवर्सिटी में ना फैले और हम भाभी को ना दिखाए उनकी बहन के कारनामे, तो जल्दी से हमें किस करो, किस मी राइट नाउ। तारा देव की बात सुनकर उस पर भड़कते हुए बोलती है, आप पागल हो गए हैं। आपका दिमाग ठीक है या फिर आप मानसिक संतुलन हिल गया है जो आप इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हम आपको किस क्यों करेंगे भला। देव बोला, अच्छा फिर ठीक है, मैं भाभी को ही बुलाता हूँ और उन्हें दिखा दो उनकी प्यारी सती सावित्री बहन के कारनामे, जो उनके सामने जो सोते सावित्री बनती है और यूनिवर्सिटी में हॉटनेस की दुकान बनी फिरती है और अपने आगे पीछे जाने कितने लड़कों को दौड़ती है, और उनकी इसी सती सावित्री बहन ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उनके नन्हे प्यारे से देवर को किस किया था। देव जैसे ही अपना मुंह खोलता है, तारा मुंह की आवाज उसके मुंह में ही दब कर रह जाती है क्योंकि तारा ने उसके होंठों को अपने कब्जे में कर दिया था और उसे किस करने लगी थी। एक तो वह देव से छोटी थी, सिर्फ उसके सीने तक ही आती थी। ऊपर से उसे अपने बाजुओं में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपने पंजों के बाल खड़ी थी। उसने देव के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम रखा था और वह उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रही थी। देव उसके इसको आराम से एंजॉय कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ तारक की कमर में रखे हुए थे और अपने दोनों हाथों को उसकी कमर में लगातार चलाए जा रहा था। वहीं तारा देव बहुत ही आराम से सॉफ्टली किस कर रही थी। देव को उसकी वह किस ऐसी लग रही थी जैसे मधुमक्खी के चट्टे में एक मधुमक्खी शहद के को पीती है, और वही देव उसके लिए शहद था और तारा उसकी मधुमक्खी थी जो देखकर होठों के रस पी रही थी। करीब 5 मिनट बाद तारा देव के होंठों को छोड़ देती है और देव की तरफ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, अब तो मैंने आपको किस कर दिया ना, अब आप यह वीडियो डिलीट कर दीजिए। देव उससे दूर होकर रूड आवाज में बोलता है, जब तक मेरा मन करेगा तब तक तुम मुझे ऐसे ही आकर किस करोगी और तब तक मैं यह वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। जब मेरा मन नहीं भर जाएगा उसके बाद मैं यह वीडियो डिलीट कर दूंगा। तारा अब गुस्से में आ गई थी। देव की बात सुनकर वह उस पर भड़कते हुए बोलती है, यू ब्लडी इडियट, प्रोफेसर आप क्या समझते हैं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपकी शिकायत करूंगी जाकर जीजू से कि अपने जबरदस्ती मुझे किस किया है। जल्दी इस वीडियो को डिलीट करिए। वह देव के हाथ से फोन छीन लगती है लेकिन देव अपना हाथ ऊपर कर लेता हूँ। तारा उसके हाथों से फोन नहीं छीन पाती है। देव तारा को घूरते हुए बोलता है, अगर तुमने ज्यादा नौटंकी की तो हम जाकर भाभी को बता देंगे और इस वीडियो को यूनिवर्सिटी ग्रुप में वायरल कर देंगे। नाउ जस्ट लीव, अब हमारा आपसे बात करने का मूड नहीं है। तारा बस उसको देखती रह जाती है और अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रात का वक्त, ठाकुर हवेली। अर्चना कमरे में पहुंचती है। वहां रिदांश सोफे में बैठकर कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। अर्चना उसके सामने खड़े होकर उससे पूछती है, आपने हमें बुलाया। रिदांश बोलता है,
हाँ, हमें वह ड्रॉवर से पेन निकाल कर दे दीजिए। अर्चना उस ड्रॉवर की तरफ बढ़ जाती है जहां रिदांश ने इशारा किया था। अर्चना उस ड्रॉवर को खोलकर उसमें से पेन ढूंढने लगते हैं। वह पेन ढूंढ ही रही थी, तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस होती है। उसने अपनी कमर पर ठंडी ठंडी उंगलियों का एहसास हो रहा था। अर्चना कुछ भी नहीं बोलती, उसे हमेशा रिदांश की करीबी से सांस लेने में दिक्कत होती थी। रिदांश उसकी कंधे पर अपनी चिन रखकर बोलता है, बेबी बहुत हो गया, आज एक राउंड हो जाए। वैसे भी मुझे पापा बनने की बहुत ज्यादा जल्दी है। मैंने आपको 2 हफ्ते की छूट दी है। अब आपकी मोहलत खत्म हो गई। अब हम एक बार कंटिन्यू तो कर ही सकते हैं क्योंकि हमें जल्दी अपना बच्चा चाहिए। अर्चना की आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं। उसे रिदांश का बिहेवियर खुद के लिए बदलता हुआ महसूस हो रहा था। उससे लग रहा था अब रिदांश अच्छा आदमी बन गया है, लेकिन नहीं, उसे अब सब समझ में आ गया था। वह खुद से ही बोलती है, मतलब ये सिर्फ बच्चे के लिए मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। यह अभी भी वही वेदांत ठाकुर है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे अपना बच्चा चाहिए। इन्हें बच्चे के अलावा मुझसे मतलब नहीं है। इसीलिए शायद इन्होंने मेरी बहन को यहाँ रुकने के लिए बोला है। कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान एक चीज के लिए इतनी हद तक कैसे पागल हो सकता है कि उसे सामने वाली इंसान की फीलिंग्स उसकी कदर ही नहीं दिखे। उन्हें हमसे बच्चा चाहिए हमसे, लेकिन क्या इन्हें हमारे फीलिंग्स नहीं दिखती हैं? हमारी फीलिंग से कोई कदर नहीं है इनकी लाइफ में। हमने सोचा था शायद यह शादी के बाद बदल जाएंगे। हर कोई शादी के बाद बदल जाता है, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हमसे बच्चे चाहिए है। हमसे कोई भी मतलब नहीं है, पर हम भी अर्चना है। अब इस हवेली की ठकुराइन है। हम भी उन्हें बदल के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रिदांश अपने हाथ अर्चना की कमर में चल रहा था। वह अर्चना को एक झटके में पलट देता है। अर्चना अपनी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। रिदांश को वैसे तो किसी के भी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, ना ही उसे किसी के आंसुओं से फर्क पड़ता था और ना ही उसे किसी के जीने मरने से, और सिर्फ अपनी दुनिया का इतिहास बादशाह था। उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत करने दे, मगर यहाँ उसकी हुकूमत जैसे थोड़ी कमजोर हो रही थी। वह अर्चना के आसपास थोड़ा घबरा रहा था। वह अर्चना के चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोलता है, क्या आपको पहले वाला दर्द याद आ रहा है? आप चिंता ना करें, आपको पहले जैसे दर्द नहीं होगा। वह आपका फर्स्ट टाइम था, इसलिए आपको ऐसा दर्द हो रहा था, पर अब वैसे दर्द नहीं होगा आपको। आज सिर्फ हमारे प्यार का मरहम लगेगा। अर्चना अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए बोलती है, हमें तारा बुला रही थी। उसे कुछ चाहिए था और उसे यहाँ का कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हम उसे देखकर आते हैं। रिदांश उसे छोड़ देता है। पता नहीं क्यों उसे अर्चना के दर्द से थोड़ा दर्द हो रहा था। जिस इंसान को आज तक किसी के दर्द से दर्द नहीं हुआ था, माना जाता था कि उस इंसान के सीने में दिल है ही नहीं। रिदांश ठाकुर के सीने में दिल नहीं, पत्थर है। आज वही इंसान को किसी के दर्द से दर्द हो रहा है। अर्चना वहां से चली जाती है। अर्चना के जाने के बाद में रिदांश अपने हाथों का पंच बनाकर दीवार में मार देता है और गुस्से में बोलता है, ये हमें क्या हो रहा है? हमें उसके आप आंसुओं से तकलीफ क्यों हो रही है? हमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम उसे सिर्फ यहाँ अपने बच्चों पैदा करने के लिए लेकर आए थे, तो हमें उसके आंसुओं से इतनी तकलीफ, इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये कैसी फीलिंग आ रही है हमारे दिल में जो हमें समझ में नहीं आ रही। सिर्फ एक दर्द सा लग रहा है। हमें इस बला को अलग करना होगा। हम जैसे हैं, हमें वैसा ही बना होगा। रिदांश कभी किसी के लिए नहीं बदलता और ना ही कभी बदलेगा। वह जैसा था वैसा ही रहेगा। हमें अपने मकसद को पूरा करना है। हमें उसके लिए अपना बच्चा चाहिए। हमें उस बच्चे को पैदा करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। रिदांश की आंखों में गुस्सा उतर आया था। रिदांश बार बार दीवार पर पंच मार रहा था। वह कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ आ जाता है। बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ हवाएं रिदांश के कानों को चूमती हुई निकल रही थी। रिदांश सिगार निकलकर उसे जला लेता है और उस सिगार के लंबे लंबे कश लेने लगता है। वह लगातार उस सिगार को पिए ही जा रहा था और धुआं आसमान में छोड़ रहा था। वह लगातार ना जाने कितनी सिगार पी लेता है और उस सिगार का धुआं आसमान में छोड़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ तारा, जो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी, वह और जल्दी जल्दी कदम लेते हुए नीचे आ रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है। उसे ऐसे लगता है जैसे वह आज तो गई। उसने कस के अपनी आंखों को बंद किया हुआ था डर के मारे। तभी उसे एहसास होता है वह कि गिरी नहीं है।
उसे किसी ने पकड़ लिया है। उसकी गोरी खुली कमर पर किसी की ठंडे ठंडे हाथ थे। तारा अपनी आंखें खोलकर देखती है। उसके सामने बहुत ही हैंडसम चेहरा आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी पतले से होंठ, वह सच में दिखने में कातिलाना लग रहा था। तारा उस लड़के से जल्दी से दूर है जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। वह लड़का तारा के करीब आकर बोलता है, इट्स माई प्लेजर, आप ठीक तो है? आपको कहीं लगी तो नहीं? अगर से आपको लगी हो तो मैं आपको अपनी बाहों में उठाकर आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। तारा उसके आगे की बात पर ध्यान नहीं देती और कहती है, मैं ठीक हूँ, कहीं नहीं लगी है मुझे और एक बार फिर थैंक यू। वह लड़का तारा के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वैसे आपके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है? तारा उस लड़के से मुस्कुराते हुए बोलती है, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम सिंगल है। वह लड़का तारा की बात पर हंसते हुए बोलता है, आप सिंगल है? मजाक तो नहीं कर रही है क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की और वह भी सिंगल? बात हजम नहीं हो रही। तारा उसे मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्यों खूबसूरत लड़कियां सिंगल नहीं हो सकती और हम सिंगल हैं? चाहे आपको बात हजम हो या ना हो। वही ऊपर कोई खड़ा था जो अपने जलती हुई नजरों से तारा और उस लड़के को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी नसें उभर आई थी। वह गुस्से में भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। गुस्से में भी उसकी खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं आई थी। सुबह का वक्त। एसआर मेंशन। देवांशी की आंखें धीरे धीरे करके खुलती है। उसे अपने पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था और पूरे बदन में भी दर्द हो रहा था। उसकी हालत पूरी तरीके से खराब थी। वह बहुत दर्द में लग रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे लेकिन उसके दर्द को देखने वाला वहां कोई नहीं था। उसके आंसुओं को देखने वाला वहां कोई था नहीं। वह अभी भी वैसे ही निर्वस्त्र फर्श में पड़ी हुई थी। वह धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश करती है लेकिन उसे बैठा नहीं जाता। उसे जरा सा हिला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद में जगह जगह जलने के निशान थे। यह यूं बोल उसका पूरा बदन मोमबत्ती से जल गया था। उसके पूरे बदन मोमबत्तियां चिपकी हुई थी। ऐसे लग रहा था उसे किसी ने मोमबत्ती में डुबा कर निकाल दिया हो। उसे वह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह जिंदा नहीं रहना चाहती थी लेकिन उसे अपने माँ बाप को भी ढूंढना था। वह कैसे जिंदा ना रहती? उसे अपने माँ बाप के लिए जिंदा तो रहना था लेकिन जिन माँ बाप को उसने बचपन से देखा नहीं, क्या पता उन्हें पता ही ना हो कि उनकी बेटी जिंदा है या मर गई। किसी को भी उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जैसे तैसे उठकर बाथरूम की तरफ जाती है। उसे अपने पूरे पैरों में दर्द हो रहा था। दर्द की लहर उसके पूरे बदन में दौड़ जाती है। उसे अब ये दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह जब से पैदा हुई थी सिर्फ दर्द ही बर्दाश्त कर रही थी। जिंदगी जीने की वजह भी अब उसकी खत्म हो गई थी। उसने जिससे मोहब्बत करी, उसने भी उसे सिर्फ दर्द ही दिया। न ही मोहब्बत इस दुनिया में साथ देती है, ना ही कोई अपना। उसके लिए जीने का कोई मतलब ही नहीं था। वह जैसे तैसे करके बाथरूम के अंदर जाती है। वह शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसे एक बार फिर वही रात वाला सीन उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे अपने बदन में फिर दर्द की लहर दौड़ती हुई महसूस हो रही थी। वह अंदर तक कांप रही थी। उसे अभी भी शौर्य से डर लग रहा था। वह अब शौर्य की टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह शावर बंद कर देती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह बाथटब का पानी खोलकर बाथटब में बैठ जाती है। वह बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसको अपने पूरे बदन में दर्द महसूस हो रहा था। बाथटब में बैठकर उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। बाथटब में धीरे धीरे करके पानी भर रहा था। अब वह पानी पूरा ऊपर तक भर आया था लेकिन देवांशी को इसका बिल्कुल भी होश नहीं था। वह धीरे धीरे करके उसमें सरकने लगती है। उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे। वह धीरे धीरे करके बाथरूम में नीचे सरकती जा रही थी। वह पूरा पानी उसके सर के ऊपर चढ़ गया था। अभी भी बाथटब का नल खुला था और उसमें पानी करता ही जा रहा था। धीरे धीरे करके देवांशी उसमें डूबती ही जा रही थी। अब बाथटब का पानी बाथटब से निकालकर नीचे फर्श पर गिरने लगा था। अब उसमें झरझर की आवाज आ रही थी। देवांशी पूरी तरीके से उस बाथटब के पानी में डूब गई थी। न उसके लंग्स के अंदर भी पानी चला गया था। शौर्य कमरे के अंदर आता है। उसे देवांशी कहीं भी नहीं दिखती। उसकी आंखें गुस्से में फिर लाल हो जाती है। वह खुद से ही बोलता है, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतना टॉर्चर देने के बाद भी तुम यहाँ से भाग गई। नॉट बैड वाइफी।
अब तुम्हें शौर्य रंधावा का वह रूप देखने को मिलेगा जो आज तक तुमने देखा नहीं है। वह वहां से जा ही रहा होता है, तभी उसके कानों में पानी के गिरने की आवाज पड़ती है। उसके कदम बाथरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। शौर्य के चेहरे में मुस्कुराहट तैर जाती है। वह बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर पहुंचता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाते हैं। सामने देवांशी बाथटब में डूब रही थी। शौर्य उसे ऐसा डूबता देखकर थोड़ा डर जाता है। जल्दी से जाकर सबसे पहले बाथटब का पानी बंद करता है और देवांशी को उस बाथटब से बाहर निकलता है। देवांशी अभी भी निर्वस्त्र थी। वह वैसे ही पानी में डूब गई थी। शौर्य जल्दी से उसे बाथरूम से बाहर लेकर आता है और क्लोजेट में जाकर अपने एक शर्ट लाता है जो ब्लैक कलर की थी। वह उसे देवांशी को पहना देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले जाता है। बाहर जितने भी नौकर थे शौर्य की बाहों में देवांशी को देखकर थोड़ा शॉक हो गए थे, क्योंकि शौर्य हमेशा देवांशी के साथ बदतमीजी से पेश आता था। उसने कभी भी देवांशी को अपनी बाहों में नहीं उठाया था। वही सारे सर्वेंट शौर्य की बाहों में देवांशी को देखकर शॉक हो गए थे। वही जो आदमी जो शौर्य को देवांशी के पास से एक रात पहले लेकर गया था, वह भी शौर्य की बाहों में देवांशी को देखकर शॉक हो जाता है। वह सबको इग्नोर करके देवांशी को उसे मेंशन के बाहर ले जाता है। वो अपनी कार का बैक डोर खोलकर देवांशी को सीट में अच्छे से लेटा देता है और खुद ड्राइविंग सीट में आकर बैठ जाता है और कार तेज रफ्तार से चालू कर देता है। शौर्य की कार हवा से बातें करते हुए निकल गई थी। बार बार वह पीछे मुड़कर देवांशी को देख रहा था, जिसके चेहरे में एक भी इमोशन नहीं होते, जो बिना इमोशन के लाश की तरह सिर पर लेटी हुई थी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। शायद ड्राइविंग में फोकस करते हुए बार बार देवांशी को पीछे मुड़कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी अस्पताल का बाहर आकर रुकती है। शौर्य देवांशी को जल्दी से गाड़ी से उतार कर अपनी बाहों में उठा लेता है और अस्पताल के अंदर लेकर चला जाता है। उसे अस्पताल में कोई भी नहीं दिख रहा था। वह तेज आवाज लगते हुए बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। शौर्य अपनी कमर के पीछे से गन निकालता है और वहां पर शूट कर देता है। गन की आवाज सुनकर सारे लोग इकट्ठा खड़े हो जाते हैं। तभी वहां पर एक बार फिर शौर्य की तेज आवाज आती है, डॉक्टर। अब डॉक्टरों की लाइन वहां पर लग जाती है। देवांशी को एक स्ट्रेचर पहले डालते हुए बोलता है, अभी जल्दी हमारी बीवी को चेक करो। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम लोग दोबारा किसी को चेक करने लायक नहीं बचोगे। वह डॉक्टर देवांशी को एक वार्ड में ले जाते हैं। शौर्य भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। वह उस वार्ड के बाहर खड़ा हो जाता है। सारे डॉक्टर देवांशी को लेकर उस वार्ड के अंदर चले गए थे। वार्ड का दरवाजा बंद था। शौर्य अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर उसे जला लेता है और वह सिगरेट के लंबे लंबे कश भरने लगता है।